अवस्थी आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय नेशनल मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में होने की वजह है कि भारत का एक हिमालयन राज्य नाम है जिसका उत्तराखंड, वहां पर लगभग 4000 परिवारों पर घर का संकट मंडरा रहा है, ऐसी खबर है। अब ये क्या है कहानी, इस कहानी को आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जिन जगहों पर घर का संकट मंडरा रहा है उनकी पीछे की कहानी क्या है, क्यों अब इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिक गई हैं, क्यों इस पूरी घटना के अंदर हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशा जा रहा है, क्या है रेलवे का एंगल इस पूरी कहानी में, क्यों इस प्रोटेस्ट को शाहीन बाग प्रोटेस्ट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्यों इस बार 4000 परिवारों के जो पीड़ित लोग हैं जिनके घर से छत छीनने का या जिनके छत छीनने का सर से अंदेशा है, वो लोग वही तरीका वापस अपना रहे हैं, प्रोटेस्ट का रोग रिलेट क्यों कर रहे हैं शाहीन बाग से, ये सारी बातें आज के सेशन में आपके साथ चर्चा में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैप के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास कि कहाँ की है कहानी, ताकि आप उसे दिमाग में रिलेट कर पाएं। जैसा आप जानते हैं कि हिमालय, उत्तराखंड, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद नेपाल, यहाँ वाला जो क्षेत्र है जिसे आपकी एक तरह से वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र कहते हैं, हिमालय के गोदी में बसा, हिमालय के में बसा उत्तराखंड। और जब अगर उत्तराखंड के तराई की तरफ आते हैं, यानी कि पहाड़ से तलहटी की तरफ जब आप आते हैं, तो तलहटी के किनारे पर, जैसे इधर की तरफ देहरादून शायद आपको विजिबल हो, इधर की तरफ आपको एक जगह विजिबल है, दैट इज हरिद्वार। ये तो आपको एक तरफ वाला क्षेत्र दिखाई दिया। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको देहरादून हरिद्वार के अपोजिट साइड इस तरफ हल्द्वानी दिखाई पड़ता है। हल्द्वानी यहीं से थोड़ा सा ऊपर चलते ही नैनीताल है। यदि कभी आप बाई रोड नैनीताल जाएंगे या बाई ट्रेन नैनीताल जाएंगे तो हल्द्वानी तक आप प्लेनर एरिया में जाते हैं, फिर नैनीताल के लिए ऊपर ट्रेन अवेलेबल नहीं है, बाई रोड ही आप जाते हैं। हल्द्वानी इज द लास्ट स्टॉपेज, काठगोदाम। तो यहाँ पर हल्द्वानी जो है, यहाँ जब मैं बार बार बोल रहा हूँ लास्ट स्टॉपेज, इसके पीछे थोड़ा सा मकसद ये है आपको बताने का कि उत्तराखंड में ट्रेन कहाँ तक जाती है। तो ये वाली जो जगह है, फिर यहाँ से काशीपुर के लिए भी ट्रेन है, रामपुर के लिए भी ट्रेन है। तो यहाँ जो हल्द्वानी आपको दिखाई दे रहा है जगह, असल में पहले उत्तराखंड जो है वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था, है ना। उत्तराखंड जो है वो यूपी का ही एक भाग था। तो हल्द्वानी जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र चूंकि हिमालयन क्षेत्र है, हिमालय के आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उगी हुई हैं, तो इस हल्द्वानी वाले क्षेत्र में लकड़ी का कारोबार बहुत होता था, है ना। बड़े बड़े पेड़ जो हैं उनसे लकड़ी से जो बनने वाले उद्योग धंधे हैं या लकड़ी का इस्तेमाल होकर के, चाहे वो ट्रेन की स्लीपर बनने हों या फिर जो पटरियों के नीचे बिछाने वाले जो लकड़ियों के, वो शायद वो भी स्लीपर ही कहलाते हैं, वो जो हो, उन सबका बनने का काम यहाँ पर होता था। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ट्रेन के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा हूं, क्योंकि मसला फिलहाल ट्रेन पर ही टिकने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब उत्तराखंड का हिस्सा है हल्द्वानी, यहीं से आगे तुरंत हिमालय की पहाड़ियां दिखना शुरू हो जाती हैं। नैनीताल की तरफ जब आप जाते हैं तो पूरा पहाड़ पे ही चढ़ के जाते हैं, आप यूं समझें। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आपको लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। पूरे हल्द्वानी में नहीं, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के नजदीक क्षेत्र जो है, वहां एक बसी हुई बस्ती है, एक कॉलोनी कहिए या फिर अवैध कॉलोनी कहिए। अवैध क्यों कहिए, क्योंकि केस असल में वैध वर्सेस अवैध का ही चल रहा है। ठीक है, हम तो जज हैं नहीं, तो कोर्ट जो फैसला करेगी, कौन सी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज फैसला होने वाला है, सुनवाई होने वाली है। अब फैसला आज हो पाएगा या नहीं, थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है ये। आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, किस मसले पर, कि ये जो कॉलोनी में लोग दिख रहे हैं ये सही है या गलत। आपको यहां पर ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये हल्द्वानी स्टेशन को दिखाने वाला बोर्ड है। रेलवे स्टेशन पर जब आप कभी जाएंगे तो आपको इस तरह का बोर्ड दिखाई देगा। पूरे वर्ष में, भारतवर्ष को अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रेलवे की भूमि पर होने वाला एनक्रोचमेंट। आप पूरी रेल यात्रा कहीं से भी करते हुए निकल जाइए, रेल की पटरियों के किनारे अवैध बस्तियां जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में बसी हुई हैं। इसको देखने के दो तरीके हैं, दो एंगल्स हैं। कुछ लोग इस बात को इस तरह से देखते हैं कि भारत में देख लीजिए कितनी ज़्यादा असमानताएं हैं। असमानताएं हैं, इस वजह से लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एंगल ये कहता है कि पूरे देश में रेलवे की जो भूमि है उस पर कब्जा आसान था, तो इसलिए एनक्रोचमेंट करते हुए इस आसपास के क्षेत्र में
जो अवैध प्रवासी कहिए, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अवैध तरीके से रहने चले आए, जिनके पास में कोई पट्टा तो नहीं था लेकिन उन्होंने घर बना लिया, तो वो कहाँ बनाया? तो वो रेलवे की भूमि पर बनाया। ठीक है, तो असल मायने में ये कोई दूसरे देश के लोग नहीं है, एक ही देश के लोग हैं, काम करने के लिए इधर से उधर जाते हैं, लेकिन जब जगह नहीं मिलती रहने की तो रेलवे की जो भूमि होती है, जो खाली पड़ी भूमि होती है, उस पर बना करके झुग्गी रहने लगते हैं। अगर आप दिल्ली स्टेशन पर भी जाएंगे तो पूरे रास्ते आपको चारों तरफ, अगर मतलब रेलवे के दोनों तरफ लाइन पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अवैध बस्तियों का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। निर्माण होता हुआ क्या मतलब, एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी, वहां पर लोग रहते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का नज़ारा सामान्यतया रेलवे की भूमि के आसपास दिखाई पड़ता है। अगर आप इस जगह को ध्यान से देखें, थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया आपको दिख रहा है, रेलवे की पटरी के किनारे आपको यहाँ पर बने हुए मकान दिखाई दे रहे हैं। इस भूमि में ये निर्माण जो है, इसके जस्ट साइड में शायद विजिबल हो तो आपको ना एक नदी का सा हिस्सा दिखाई देगा। एक मिनट, अब शायद ये विजिबल हो, ये नदी का एक हिस्सा सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज नॉन एज गोला नदी। इस गोला नदी के कारण सारा विवाद शुरू हुआ है। असल में इस गोला नदी में से लोग बजरी का माइनिंग करते हैं, सैंड माइनिंग करते हैं, और सैंड माइनिंग करने वाले जो अधिकांश लोग हैं वो इस बस्ती के रहने वाले लोग हैं, ऐसा एक बार एक याचिका में बताया गया था। क्यों बताया गया था? याचिका कहां लग गई, क्या हुई थी? वर्ष 2013 में गोला नदी पर बना हुआ एक ब्रिज गिर गया था। जांच बैठी, शिकायत हुई, परिणाम निकल कर आया कि गोला नदी के किनारे रहने वाली ये जो अवैध बस्ती है, जो कि रेलवे के किनारे की भूमि पर बसी है, इस बस्ती के द्वारा इस मिट्टी की माइनिंग की गई और उस माइनिंग के कारण पुल जो है वो टिक नहीं पाया और वो गिर गया। कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया कि इस बस्ती को हटा दो। अब उस दिन 2013 को जो दिया गया आदेश है कि रेलवे की भूमि पर बसे हुए ये लोग, जिनकी वजह से गोला नदी का रिवर का ब्रिज गिरा, इन लोगों को हटा दो। उसके बाद का यह परिणाम है। अर्थात आदेश की पालना जब आने के लिए प्रशासन सड़कों पर आया तो लोग अपने द्वारा प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरह से सड़क पर दिखाई देने लग गए। लोग अपने बच्चों के साथ, ये बच्चे और ये महिलाएं यहां पर दिखाई देने लगे। आपके दिमाग में यह प्रश्न बहुत तेजी से उमड़ सकता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस पूरी कॉलोनी के अंदर क्या पुरुष नहीं रहते हैं? क्या पुरुष के बिना कॉलोनी है क्या? नहीं, पुरुष हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में महिलाएं और बच्चे हैं। इसके पीछे के ऊपर काफी राजनीति हो रही है। क्या कि महिलाएं जो हैं वो शाहीन बाग से मैच करना आसानी से दिखाई देती हैं, नंबर एक। दूसरा, अगर आप इनके पहनावे को गौर करें तो एक बात बहुत सिंबॉलिकली समझ में आ रही है कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं। अर्थात इसमें एक और राजनीतिक एंगल एंट्री करता है और वो ये है कि यहां पर मुस्लिमों की बस्ती को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको इन शॉर्ट बहुत सी बातें एक ही लाइन में समझ में आ गई होंगी। हालांकि यहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम है, माइनॉरिटी में और भी रिलीजन है, यहां पर हिंदू भी हैं, लेकिन ये जो बस्ती है जिसे गिराने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसे ना गिराया जाए, जिसमें लगभग 4000 घर हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है 40-50 हजार के आसपास लोग भी प्रभावित होंगे, इसको लेकर के यहां पर विरोध चल रहा है। तो उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया जगह कहां की है, हल्द्वानी की है। हल्द्वानी के अंदर कहां पर जगह है? हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर रेलवे की जगह है। रेलवे की जगह पर निर्माण कैसा है? ऐसा है। लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये कच्चे से मकान हैं। असल में यहां पर पक्के मकान भी बने हुए हैं, उनमें रहने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों के साथ साथ बच्चे भी प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं और इस प्रोटेस्ट के अंदर अब एंगल कोर्ट का तो है ही, राजनीति का भी एंट्री कर रहा है। एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो भूमि है ये रेलवे की है या फिर अतिक्रमण की है, इसको लेकर असल विवाद है। रेलवे इस भूमि को लगभग 29 एकड़ के आसपास की भूमि है जिसे वो अपना बताता है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि मैंने आपको इन शॉर्ट बहुत सारी बातें यहां पर बताने का जो प्रयास किया वो लगभग आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर 4000 परिवारों को संकट है,
3 सरकारी स्कूलें टूटेंगी और 1 पब्लिक हेल्थ सेंटर यहां पर टूटेगा हल्द्वानी के अंदर, यदि डेमोलिशन हुआ, यानी कि इनको तोड़ा गया। और इस एनक्रोचमेंट के अंदर जो हल्द्वानी के अंदर है, इस एनक्रोचमेंट को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तो तोड़ देना चाहिए, यानी इस अतिक्रमण को हटा देना चाहिए, लेकिन अब लोग सुप्रीम कोर्ट में राहत लेने के लिए पहुंचे हैं। यानी आज का मसला क्या है? तो मसला यह है कि इस अतिक्रमण वाली भूमि को हटाने का हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि इस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है। 29 एकड़ की अवैध कब्जे की भूमि को हटाने का आदेश दिया गया है, जहां पर 4000 से अधिक कच्चे पक्के मकान हैं, जिनके आसपास लगभग 50,000 लोगों के रहने की बात है। इस केस के अंदर जो प्रभावित पक्ष है, उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए आए हैं सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसमें प्रभावित पक्ष की पैरवी करेंगे। और वहीं प्रशांत भूषण, जो कि पहले कनेक्टेड रहे हैं, एक्टिविस्ट एंड लॉयर हैं, आम आदमी पार्टी से जिनका लंबा संबंध भी रहा है, वरिष्ठ वकील हैं, और ये भी प्रभावित पक्ष की तरफ से यहां पर अपनी बातें रखेंगे। घटना कब से शुरू हुई? रिसेंटली हाई कोर्ट ने ताजा आदेश 21 दिसंबर को दिया था। रेलवे से कहा था कि हल्द्वानी में जो भी अतिक्रमण की भूमि है, इसको खाली करवाया जाए। उसके बाद में एडिशनल डिवीजन रेल मैनेजर ADRM एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ में यहां पर लगे हुए एनक्रोचमेंट को हटवाने के लिए पहुंचते हैं और वो तस्वीरें वायरल होती हैं। उसके बाद से लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। लोगों के प्रोटेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि भाई जब लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अपन को केवल और केवल ऑर्डर की पूर्ति के लिए यहां पर आया हुआ है कि भाई अगर हमको आदेश दिया गया है कि जगह खाली करानी है, तो जगह खाली कराने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने होंगे, यहां पर पूरी चीजें चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहां पर सब तरह के पद वो बने हुए हैं, तो एक चीज यहां पर निकल के आती है और वो ये है कि कुछ लोगों का तो कहना है कि साहब यहां पर जो घर बने हुए हैं, उन घरों पर अतिक्रमण तो आपकी जो भाषा में है वो तो ठीक है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि यहां पर लोगों का जो मानना है, एक मिनट, और वो यहां पर लोगों का यह मानना है कि हमारे पास में यहां रहने के पट्टे भी उपलब्ध हैं, अर्थात यहां जहां पर लोग रह रहे हैं उनके पास में घर के कागजात अवेलेबल हैं, और अवेलेबल कागजात के बावजूद भी अगर आप हमें हटा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। लोगों का यहां पर यह मत है। ठीक है। तो यहां पर एक जो लाइन लिखी गई है, जैसे वायर ने लिखी है कि रेजिडेंट्स टारगेटेड for eviction in हल्द्वानी claim political motivation behind decision। वायर इस खबर को लिखता है कि यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है इस क्षेत्र के अंदर, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है इस जगह के अंदर, वन भूलपुरा के अंदर। ये लोग यहां रहने आ कैसे गए? तो इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि आजादी के समय की कहानी है। कहा जाता था, बोले पहले यहां पर लकड़ी का काम जब होता था तो यूपी से बड़ी मात्रा में लोग, यानी रामपुर, मुरादाबाद, बरेली के आसपास के जो लोग हैं, वो इस लकड़ी के काम को करने के लिए हल्द्वानी वाले क्षेत्र में आकर रहते थे। और रेलवे की जो लगभग 29 एकड़ जो भूमि है, इस पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। असल में जब काम करने यहां आए तो काम करने आए मजदूरों की भांति, और मजदूरों की भांति यहां आकर के रेलवे की जो जमीन थी उसी पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। रेलवे की भूमि पर रहते हुए इनकी 3 बस्तियां बन गई। एक बन गई गफूर बस्ती, एक बन गई ढोलक बस्ती, और एक बन गई इंदिरा नगर के नाम से बस्ती। वर्तमान में यहां पर 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक और 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। अब मुद्दा यह है, लोगों का जो तर्क है कि जब सरकार ने यहां पर इतनी सारी सुविधाएं विकसित की, भाई सरकारी स्कूल यहां बनाया, यहां पर हॉस्पिटल बनाया, यहां पर मस्जिद, स्कूल्स ये सब बनवाई, तो ऐसी स्थिति में यहां पर पहले सरकार को यह नजर क्यों नहीं आया कि यह काम सरकारी भूमि पर है या कब्जे की भूमि पर है? भाई लोग रह रहे हैं तभी तो आपने स्कूल बनाए ना। तो इसमें फिर मामला निकल कर आता है रेलवे की भूमि वर्सेस राज्य सरकार की भूमि का। तो देखिए, इसमें मसला यह है कि लोगों का तर्क है
कि ये राज्य सरकार की नजूल भूमि है। नजूल भूमि का मतलब गैर कृषि योग्य, यानी इस पर खेती नहीं होगी, राज्य सरकार ने निकाल करके इस भूमि को रखा हुआ है। रेलवे का कहना है कि ये हमारी भूमि है और रेलवे के पास इसके कागजात हैं। जब रेलवे के अधिकारियों से पूछा जाता है कि ये क्या है, तो उनका कहना है कि पूरे देश की समस्या है, ये पूरे देश के अंदर रेलवे की पटरियों के किनारे जबरदस्त अतिक्रमण है रेलवे की भूमि पर, तो उसको हटाना तो हमारी जिम्मेदारी है। अब हटाएंगे तो विरोध होगा ही, क्योंकि उसके ऊपर अवैध बस्तियां बस गई हैं। अच्छा, मुसीबत क्या है कि यदि यहां पर इस बस्ती को लीगलाइज कर दिया जाए, यानी कि रेलवे से यह कहा जाए कि इस बस्ती को आप यहीं रहने दें, क्योंकि ये तो कोर्ट में चला गया मामला। अच्छा, कोर्ट में गया भी कैसे? कोर्ट में यह मामला नहीं जाता, मामला 2013 की उस घटना से गया जब एक जनहित याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। किस बात को लेकर? रविशंकर जोशी नाम के व्यक्ति ने अपने द्वारा एक जनहित याचिका दायर की। उसने कहा गोला रिवर का पुल क्यों गिरा? बोले गोला रिवर का पुल कहां है? बोले गोला रिवर। बोले गोला रिवर देखो ये रही गोला रिवर, जो कि ग्राम गंगा नदी की सहायक नदी है, हल्द्वानी के अंदर से बहती हुई आती है। तो बोले गोला रिवर जो है ना, इस पर एक ब्रिज बना हुआ था, वो ब्रिज गिर गया। तो ब्रिज क्यों गिरा? बोले ये जो बस्ती है ना, जो यहां रहती है, इस बस्ती के लोग जो हैं वो जाकर के यहां से मिट्टी निकालते थे, तो ब्रिज के नीचे की मिट्टी निकल गई, ब्रिज गिर गया। तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट से यह बात करी, तो कोर्ट ने रेलवे को बुलाया कि हाँ भाई, तुम्हारी भूमि पर लोग क्यों रहते हैं जिन्होंने पुल गिरा दिया? तो रेलवे ने कहा साहब अतिक्रमण है। तो हाईकोर्ट ने कहा हटाओ उसको, और हाईकोर्ट ने इसको हटाने का आदेश दे दिया। तब से लेकर हाईकोर्ट ने 2016 में 10 हफ्ते के अंदर इसको हटाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद में पीपी एक्ट यानी पब्लिक प्रेमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 के तहत रेलवे ने इस पर नोटिस देकर सुनवाई शुरू करवा दी। लोग अपने कागजात लेकर के कोर्ट्स में पहुंचने शुरू हो गए, रेलवे कोर्ट में, जिला कोर्ट में, कि साहब हमारी जमीन से हमें क्यों हटाया जा रहा है। रेलवे इस घटना की सुनवाई कई लेवल पर कर भी रहा है। बहुत सारी कोर्ट्स में लोग अपने अपने कागजात लेके पहुंचे हुए हैं, कहीं कोई जिला कोर्ट में गया हुआ है, कोई हाई कोर्ट में गया हुआ है, जिसकी जैसी समझ आ रही है वो वहां गया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जिला कलेक्टर से पूछा गया कि आपका क्या रोल है, तो उन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, हमारी पूरी तैयारी चल रही है, हमने प्रशासन से और पुलिस की मांग की है और हम हटा देंगे। तो भाई देखिए क्या है ना, हाईकोर्ट के आदेश की पालना में तो प्रशासन खड़ा ही है, जैसा होगा। फिर सवाल पूछेंगे पुष्कर सिंह धामी क्या कहते हैं, क्योंकि वहां के सीएम हैं। तो उनका कहना है कि भाई हम इसके अंदर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही यहां पर जो भी संभव वैकल्पिक व्यवस्था हो वो किया जा सके। अब लोगों का तर्क क्या है, या फिर अपोजिशन का तर्क क्या है? अपोजिशन में कांग्रेस है, उनका तर्क यह है कि रेलवे को अगर जमीन ही चाहिए तो राज्य सरकार को पटरियों के किनारे किनारे कहीं और जाके जमीन दे देनी चाहिए कि भाई तुमको ये जमीन चाहिए, तुम यहां पर डेवलपमेंट कर लो। जहां बसी हुई बस्ती है वहीं पर ही क्यों इस तरह की व्यवस्था की जानी? ठीक है साहब, सीएम ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है मत हटाओ, हम नहीं हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह देता है हटाओ तो हम हटा देंगे। ठीक है साहब, अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है। लोगों का आरोप क्या है, अब वो भी जान लीजिए। राज्य सरकार ने 2016 में एक अधिनियम बनाया, मलिन बस्ती अधिनियम। एक प्रकार से इस अधिनियम के अंदर पुनर्वास की बात की गई थी 582 मलिन बस्तियों की पूरे राज्य के अंदर। उसके अंदर ये जो जगह है इसका नाम है वन भूलपुरा और गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती। तो वन भूलपुरा जो क्षेत्र है उसके अंदर ये बस्तियां बसी हुई हैं, गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती। तो असल में 2016 के अंदर जिन 582 बस्तियों का नाम था उसमें वन भूलपुरा की ये वाली बस्तियां भी शामिल थी जिनके पुनर्वास की बात राज्य सरकार ने की थी। लेकिन 2016 के बाद में 2021 में ये सूची संशोधित होकर वापस आती है। उसमें से वन भूलपुरा की ये जो बस्तियां थी जिनमें ढोलक बस्ती है या गफूर बस्ती है, इनके नाम निकाल दिए जाते हैं। तो इस वजह से सियासत ये हो रही है कि हमें जानबूझ करके उस लिस्ट से बाहर किया गया। तो ऐसी स्थिति में लोगों का मानना यह है कि वन भूलपुरा क्षेत्र में बसी हुई है ढोलक बस्ती और गफूर बस्ती जो है, इन्हें वापस से उस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। ठीक है, तो अब इस बात को लेकर के यहां पर पूरी तरह से विवाद चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम जो हरीश रावत जी हैं वो अपने घर पर ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनके द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है, उन्हें सुझाव दिया गया है कि आप पटरियों के किनारे आगे वाली जगह रेलवे को दे दीजिए, जनता को उनके भसे हुए घर से मत हटाइए। हल्द्वानी जो है या उत्तराखंड जो है वो हारमोनी के लिए जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द और भाईचारे के लिए जाना जाता है, तो उन्हें उन क्षेत्रों से बाहर ना निकालें, ये इनका कहना है। स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, तो ये स्थानीय लोग यहाँ पर कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनमें से बहुतों को लगता है
कि इतने सालों से रहते आ रहे हैं, अब उनका आशियाना छिन जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बुलडोजर ना चले इसकी उम्मीद में कैंडल मार्च कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वो मीडिया के माध्यम से अब कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों प्रोटेस्ट को शाहीन बाग से। शाहीन बाग जिसमें सीएए का जब प्रोटेस्ट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तो दिल्ली के शाहीन बाग में भी कुछ इस तरह से ही तस्वीरें देखी गई थी। तो लोगों का कहना है कि ये एक ही प्रकार का प्रोटेस्ट वहां पर भी देखने को मिल रहा है। वास्तविकता में सीएए के अंदर किसी का घर तोड़ने की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन यहां पर चूंकि लोगों का निवास जा रहा है तो यह मुद्दा काफी गंभीर भी है। ऐसी स्थिति में फिलहाल हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करने के लिए, अपने अपनी पैरवी करने के लिए लोग उपस्थित होंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलमान खुर्शीद इस मामले की सुनवाई कराने के लिए, यानी कि एज ए वकील जो है वो इस प्रभावित पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक्सटर्नल अफेयर के अंदर इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। विषय वस्तु क्लियर हो गई हो तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने आपसे कहा था आज से हमारा सेशन शुरू हो रहा है विधिवत रूप से। हमारे द्वारा फाउंडेशन बैच जो हमारा स्टैटिक जीके का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, वो शुरू हो चुका है। जो विद्यार्थी सुबह उस क्लास में थे वो कमेंट बॉक्स में अपना सुबह का फीडबैक जरूर बता सकते हैं, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी समझने में आसानी मिले कि हाँ यह कोर्स कैसा था। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को आपके फीडबैक से बहुत मदद मिले। उनके लिए फ़ायदे की चीज़ ये है कि कल तक आप इस बैच को अगर ज्वाइन करते हैं, कारण ये है कि जो हमारे द्वारा 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है कोर्सेज पर, वो 6 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। आज और कल भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 23% डिस्काउंट के साथ 1539 रुपये में यह कोर्स आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें डेडिकेटेड स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है। लाइव डाउट डिस्कशन भी है, लाइव क्लासेस भी हैं। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ में रोजाना सुबह डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ये डेडिकेटेड गोल है, इसमें कोई और गोल का विद्यार्थी एंट्री नहीं कर पाएगा। यदि किसी ने एसएससी का या डिफेंस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो इसमें एंट्री नहीं करेगा। ये गोल ही अलग है, जनरल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी। इसलिए ही दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे बाई कर सकते हैं। हाँ, कल के बाद आपको ये 10% डिस्काउंट पर ही मिलेगा, यानी 199 रुपीज़ आपके जो हैं वही माफ़ होंगे, तो लगभग 1800 का फिर पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।